त्रिशूल एजुकेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं विनोद मिया। इस टॉपिक में आज हम डिस्कस करने वाले हैं परिवर्तनशील अनुपातों का नियम, जो कि अर्थशास्त्र का एक बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है और जो उत्पादन से संबंधित है। यह उत्पादन फलन का एक भाग है, क्योंकि जो उत्पादन फलन है वो दो प्रकार का होता है। पहला है अल्पकालीन उत्पादन फलन और दूसरा है दीर्घकालीन उत्पादन फलन। तो याद रखना है कि जो परिवर्तनशील अनुपातों का नियम है यह अल्पकाल से ही संबंध रखता है। किस काल से संबंध रखता है? अल्पकाल से संबंध रखता है। और अल्पकाल में क्या होता है कि उत्पादन के सभी साधनों को एक साथ नहीं बढ़ाया जा सकता है। अब बात आती है कि क्यों नहीं बढ़ाया जा सकता है? क्योंकि समय कम होता है। जहां पर आता है अल्पकाल, तो अल्पकाल में कुछ साधन क्या होते हैं? स्थिर होते हैं और कुछ साधनों को ही बढ़ाया जा सकता है। तो यहां पर मान लिया जाता है कि तीन जो साधन है वो स्थिर रहेंगे और एक साधन को बढ़ाते चले जाएंगे। ठीक है। उसके बाद देखते हैं कि उत्पादन पर क्या असर पड़ता है, कि उत्पादन बढ़ता है, स्थिर रहता है या घटता है। तो इसके बारे में बतलाने का काम करता है परिवर्तनशील अनुपातों का नियम। तो परिवर्तनशील अनुपातों का जो नियम है, इससे पहले जो नियम आया था वो प्रोफेसर मार्शल, जो कि ब्रिटेन इंग्लैंड का रहने वाला अर्थशास्त्री था, उसने नाम दिया था उत्पत्ति ह्रास नियम। और साथ में बोला कि उत्पत्ति ह्रास नियम जो है वो केवल कृषि में ही लागू होता है, उद्योग में या अन्य क्षेत्रों में लागू नहीं होता है, कृषि के अंदर ही लागू होता है। लेकिन आगे चलकर आधुनिक अर्थशास्त्री आए और उन्होंने इस नियम को सार्वभौमिक बनाने का प्रयास किया और उन्होंने इस नियम को नाम दिया परिवर्तनशील अनुपातों का नियम। उन्होंने कहा कि परिवर्तनशील जो अनुपातों का नियम है यह अर्थव्यवस्था के हर क्षेत्र में लागू होता है। कृषि में भी लागू होगा, तो उद्योग धंधों में भी लागू होगा, सेवा सेक्टर में भी लागू होगा। तो इस प्रकार से उत्पत्ति जो ह्रास नियम था वो तो मार्शल का था, लेकिन जो परिवर्तनशील अनुपातों के नियम की जो बात मैं अभी कर रहा हूं यह आधुनिक नियम है और एकदम से सार्वभौमिक नियम है, कि जो हर देश में हर क्षेत्र में क्या होता है? लागू होता है। ओके, जैसे विज्ञान के नियम लागू होते हैं। तो परिवर्तनशील अनुपातों का जो नियम है इसको इंग्लिश में कहते हैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस। इंग्लिश में भी याद करना जरूरी है। अब परिवर्तनशील अनुपातों का नियम क्या कहता है, इसकी सिंपल सी ये परिभाषा यहाँ पर है कि उत्पादन के अन्य साधनों को स्थिर रखकर एक साधन की मात्रा को जैसे जैसे बढ़ाते हैं वैसे वैसे उत्पादन उत्तरोत्तर घटने लगता है। तो इसी का सार, ये सारी है, लेकिन इसको और भी सरल शब्दों में समझ लेते हैं कि अन्य साधनों को स्थिर रखकर। तो उत्पादन के साधन कितने हैं? 4 हैं। तो 3 साधन क्या रहेंगे? स्थिर रहेंगे और एक साधन की मात्रा को बढ़ाया जाएगा। और जब उसकी मात्रा को बढ़ाएंगे 1 2 3 4 5, माने कि लेबर बढ़ाई जाती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 लेबर बढ़ाई जाती है। तो ये क्या कह रहा है कि जैसे जैसे बढ़ाते हैं वैसे वैसे उत्पादन एक बिंदु के पास है, अर्थात एक बिंदु तक तो उत्पादन बढ़ता है। उत्पादन क्या होता है? बढ़ता है। लेकिन उस बिंदु के पश्चात उत्पादन घटने लगता है। ये कहता है परिवर्तनशील अनुपातों का नियम। तो कुल मिलाकर परिवर्तनशील अनुपातों का नियम कहता है कि उत्पादन के अन्य साधनों को स्थिर रखकर जब क्या होता है कि एक साधन की मात्रा को बढ़ाया जाता है तो उत्पादन 3 अवस्थाओं से होकर गुजरता है। पहली अवस्था में उत्पादन बढ़ता है, ठीक है, जिसे उत्पत्ति वृद्धि नियम कहते हैं। दूसरी अवस्था में उत्पादन स्थिर हो जाता है, जिसे उत्पत्ति समता नियम कहते हैं। और तीसरी अवस्था में उत्पादन घटने लगता है, ठीक है, जिसे उत्पत्ति ह्रास नियम कहते हैं। तो इस प्रकार से परिवर्तनशील अनुपातों के नियम की 3 अवस्थाएं हैं। कितनी अवस्थाएं हैं? 3 अवस्थाएं हैं, 3 स्टेज हैं। ओके, ये तो होगी परिभाषा। अब यहां पर एक इकोनॉमिस्ट हुए हैं मॉडर्न सैमुअल्सन, क्या बोलते हैं परिवर्तनशील अनुपातों के नियम के बारे में? ये कहते हैं स्थिर साधनों की तुलना में
कुछ साधनों में वृद्धि करने से उत्पादन में वृद्धि होगी। क्या होगी? वृद्धि होगी। कब? स्थिर साधनों की तुलना में, कि जो साधन स्थिर है, माना बात भूमि स्थिर है, भूमि का क्षेत्रफल माना कि 5 हेक्टेयर है, 5 हेक्टेयर जमीन है और ना उसको बढ़ाया जा सकता, ठीक है, क्योंकि अल्पकाल है, समय की कमी है, जमीन को बढ़ा नहीं सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे में क्या कह रहा है? कुछ साधनों में वृद्धि करने से, माना कि लेबर को बढ़ा दिया, 1 2 3 4 5 6 7 15 20, उत्पादन में पहले वृद्धि होगी, परंतु एक बिंदु के बाद साधनों की समान वृद्धियों से, लेकिन ये कह रहा है कि एक बिंदु तक तो उत्पादन बढ़ेगा, लेकिन उसके बाद उत्पादन का जो साधन है, श्रम को जैसे जैसे बढ़ाते चले जाएंगे तो अतिरिक्त उत्पादन उत्तरोत्तर, यानी कि आगे जैसे जैसे लेबर को बढ़ाएंगे उत्तरोत्तर कम होता जाएगा। कुल मिलाकर क्या कहा जा रहा है यहाँ पर? एक बार पुनः सारांश में बता देते हैं कि परिवर्तनशील अनुपातों का नियम हमें यह बतलाने का काम करता है कि उत्पादन के जो साधन होते हैं कुछ स्थिर होते हैं और एक साधन क्या होता है? परिवर्तनशील होता है। तो परिवर्तनशील, इसलिए इसका नाम रखा गया परिवर्तनशील अनुपातों का नियम। तो जब एक साधन स्थिर रहेगा और अगले को बढ़ाएंगे, ठीक है, जैसे हमने जमीन कहा कि जमीन स्थिर है, माना कि 10 हेक्टर है, ठीक है, और इस पर लेबर लगा रहे हमने 100 150 300, तो यही तो बदल रहा है, ठीक है, जमीन तो उसका क्षेत्रफल फिक्स है। तो ऐसी कंडीशन में उत्पादन 3 अवस्थाओं से होकर गुजरता है, उसको कैसे गुजारा जाता है या कैसे गुजरता है अभी आगे बताएंगे आपको डायग्राम पर भी, और यहाँ पर किस प्रकार से अर्थशास्त्रियों के द्वारा उसकी व्याख्या की गई है। तो 3 अवस्थाओं से होकर गुजरता है, कि पहली अवस्था पहले ही बता चुका हूँ कि पहले उत्पत्ति वृद्धि नियम लागू होता है, फिर उत्पत्ति समता नियम लागू होता है और फिर उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होता है। आगे देखिए, इसी नियम को अर्थशास्त्रियों के द्वारा डायरेक्ट, जैसे मैं कह रहा हूँ, ऐसा नहीं बताया गया है, ठीक है, ये तो हम सारांश रूप में कह रहे हैं, ऐसा आएगा तो ऐसा भी लिखा जाएगा, लेकिन हमें और भी डिटेल में जानना है इकोनॉमिक्स की भाषा में, तो क्या होगा कि अर्थशास्त्री ने इसकी व्याख्या किस प्रकार से की है, इसको किस प्रकार से एक्सप्लेन किया गया है इकोनॉमिस्टों के द्वारा। कुल उत्पादन के रूप में टीपी, टोटल प्रोडक्शन, ठीक है, कुल उत्पादन के रूप में, औसत उत्पादन के रूप में और सीमांत उत्पादन के रूप में इसको बतलाया गया है कि कुल उत्पादन कितना बढ़ता है, कब तक बढ़ता है, औसत उत्पादन कब तक बढ़ता है, सीमांत उत्पादन कब तक बढ़ता है, कब घटता है, ठीक है। तो इसकी व्याख्या कुल उत्पादन, औसत उत्पादन और सीमांत उत्पादन के रूप में की गई है। कुल उत्पादन को आगे लिखते हैं टीपी, फुल फॉर्म है टोटल प्रोडक्शन। औसत उत्पादन को शॉर्ट में लिखते हैं एपी, पूरा नाम होगा एवरेज प्रोडक्शन। और सीमांत उत्पादन को शॉर्ट में लिखेंगे एमपी, क्योंकि जो बुक्स आती हैं उनमें इंग्लिश में ही लिखा रहता है, इसलिए आप इंग्लिश में भी याद कर लीजिए। तो यहाँ पे हिंदी में लिखा सीमांत उत्पादन, एमपी लिखा रहेगा मार्जिनल प्रोडक्शन, और आपने समझ लिया मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश नहीं है, ओके। तो 3 प्रकार के उत्पादन के रूप में किसकी? परिवर्तनशील अनुपातों के नियम की व्याख्या की जाती है, ओके। उसके बाद तालिका भी बनाई जाती है, लेकिन मैं यहाँ पे तालिका नहीं बताऊंगा क्योंकि इससे पहले मैं परिवर्तनशील अनुपातों के नियम को पढ़ा चुका हूँ। तो तालिका किस प्रकार से बनाई जाती है आप उसको प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं, ओके। तो कुल उत्पादन, औसत उत्पादन और सीमांत उत्पादन के रूप में परिवर्तनशील अनुपातों के नियम की व्याख्या की जाती है। कुल उत्पादन क्या होगा कि टोटल श्रमिक लगाने पर, यानी कि कुल श्रमिकों के द्वारा जितना उत्पादन होगा वह कुल उत्पादन कहलाएगा, ओके। औसत उत्पादन किसे कहेंगे कि कुल उत्पादन में क्या करना है, कितनी लेबर लगाई गई है, माना 20 किलो क्या हुआ उत्पादन हुआ, 20 किलो उत्पादन हुआ और लेबर कितनी लगाई गई 5, तो 20 में 5 का भाग देना, तो 4 क्या होगा औसत होगा, ठीक है जी। सीमांत उत्पादन अर्थात एक अतिरिक्त श्रमिक को लगाने से कुल उत्पादन में जो वृद्धि होती है उसे सीमांत उत्पादन कहते हैं। माना कि 3 लेबर लगाने पर उत्पादन हुआ 30 केजी, ओके, और एक लेबर और बढ़ाया, ठीक है, और उत्पादन हो गया 40 केजी, तो 40 में से 30 घटा दीजिए तो कितनी वृद्धि हुई 10 केजी, इसे कहते हैं सीमांत उत्पादन या मार्जिनल प्रोडक्शन। बात आता है एजम्पशन, मान्यताएं,
कि परिवर्तनशील जो अनुपातों का नियम है कब काम करेगा, जब वह कुछ मान्यताओं को मानकर चलता है और ये मान्यताएं मान ली जाएंगी तभी नियम काम करेगा, अदर नहीं करेगा। ठीक है, पहला है एक साधन परिवर्तनशील और अन्य स्थिर। एक साधन क्या होता है, परिवर्तनशील होता है। एक जैसे लेबर को बढ़ा दिया, 1 2 3 4 बढ़ा दिए और बाकी जो उत्पादन के साधन है वो स्थिर रहेंगे, उनमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। ओके, क्योंकि समय की कमी है, ये मान्यता है। और पता चला कि सभी साधन बढ़ा दिए तब परिवर्तनशील अनुपातों का नियम नहीं कहलाता है, तब कहलाता पैमाने का प्रतिफल। ओके, तो इसलिए ध्यान में रखना है कि एक साधन ही बढ़ाया जाता है जबकि अन्य साधन क्या होते हैं, स्थिर रखे जाते हैं। अगला है दूसरे नंबर पे, तकनीकी स्थिर होनी चाहिए, अर्थात जिस तकनीकी से उत्पादन किया जा रहा है तकनीकी वही होनी चाहिए। ठीक है, यदि बैलों से हल लगाया जा रहा है तो बैलों से ही हल लगाया जाएगा। ओके, बीच में ट्रैक्टर नहीं आएगा, इससे क्या होगा, यदि ट्रैक्टर आ गया तो वो जल्दी हल लगाएगा। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में यदि तकनीकी में परिवर्तन होता है और तकनीकी अच्छी आती है तो क्या होगा, उत्पादन घटने की जगह बढ़ भी सकता है। इसलिए कहा गया है कि जिस तकनीकी से उस समय उत्पादन किया जा रहा है वह तकनीकी या टेक्नोलॉजी एकदम से स्थिर होनी चाहिए। ओके, तीसरा आता है परिवर्तनशील साधन की मात्रा समान हो, अर्थात जिस साधन को बढ़ाया जा रहा है 1 2 3 4 5, अब लेबर की बात कर रहे हैं तो लेबर जो होगा एक के बाद दूसरा बढ़ाया जाएगा, 2 के बाद 3 लेबर होगा, और जरूरत पड़ी खेत में तो 4 होगा, और जरूरत पड़ी तो 5 होगा, तो 6 होगा। तो सबकी मात्राएं समान होनी चाहिए। ओके, ऐसा तो नहीं हो सकता है कि 4.5 लेबर, 6.5 लेबर, 3.5 लेबर, इस प्रकार से नहीं, पूरा आदमी होगा, आधा आदमी तो काम नहीं करेगा ना। तो इस प्रकार से क्या होना चाहिए, परिवर्तनशील साधन की मात्राएं समान होनी चाहिए। ओके जी, समान होनी चाहिए। अगला है स्थिर साधन अविभाजनीय होना चाहिए। स्थिर जो साधन है वो कैसा होना चाहिए, अविभाजनीय होना चाहिए, अर्थात उसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, उसको छोटे छोटे भागों में नहीं बांटा जा सकता है, ये कहा जा रहा है। ठीक है जी, कि स्थिर साधन क्या होना चाहिए, अविभाजनीय होना चाहिए। ठीक है, कि जैसे बस है, बस देखी होगी आपने शहरों में, नहीं देखी है तो देख लेने एक बार। ठीक है, तो जो बस होती है तो यदि उसको सवारी मिल गई 4, तो ऐसा तो नहीं है कि बस को काटा आधा, ठीक है, और 4 सीट लेके बस चल पड़ी। ठीक है, जो साधन होगा वो पूरा एक, ऐसा गाड़ी चलेगी तो पूरी ही चलेगी। ओके, 4 सवारी मिले या उसकी फुल सवारी मिले तो पूरी गाड़ी जाएगी। ठीक है, ना भी मिले तो पूरी गाड़ी ही जाएगी। ठीक है, आधा गाड़ी नहीं जाएगी। ठीक है, तो इसलिए जो स्थिर साधन होता है वह अविभाजनीय होना चाहिए, उसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। और बस के टुकड़े कर दिए तो क्या होगा, बस हो जाएगी खराब, खत्म हो जाएगी, चलेगी नहीं। ओके, तो इस प्रकार से ये मान्यताएं आपने याद रखनी हैं। अब बात करते हैं कि रेखा चित्र पर परिवर्तनशील अनुपातों के नियम को किस प्रकार से दर्शाया जाएगा। तो इसके नियम को दर्शाने के लिए पहला वाला ये चित्र है, यहाँ पे एक लिखा मेरा, और ये दूसरा वाला है। ठीक है, लेकिन आप पहले इस पे नजर डालिए एकदम से, किसकी तरह, गुल्ले की तरह, बको ध्यानम। यहाँ पे देखिए, ये जो खड़ी लाइन है इसका टाइटल हो जाएगा TPAPMP, कुल उत्पादन, औसत उत्पादन और सीमांत उत्पादन। ये जो बड़ा अक्ष है, एक्सिस है, वाई अक्ष, इस पे लिखेंगे परिवर्तनशील साधन और इस पे श्रम लिख देंगे। ओके, क्या लिखना है, श्रम लिखना है, इतना काम करना है पहले। ओके, अब बात आती है ये डायग्राम किस प्रकार से बनाया गया है। ठीक है, काल्पनिक डायग्राम है। आप सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ से एक टीपी अर्थात टोटल प्रोडक्शन की एक लाइन, एक कर्व इस प्रकार से ड्रॉ करेंगे। ये थोड़ा सा अंदर की तरफ झुका होगा और इसके बाद बाहर जाते हुए और इसके बाद ही नीचे की तरफ आएगा। ओके, ये कुल उत्पादन है। ये क्या बतलाता है कि जब परिवर्तनशील साधन अर्थात यहाँ से लेकर और यहाँ तक परिवर्तनशील साधन बढ़ाया जाता है, ठीक है, माना लेबर बढ़ाई जाती है एक, तो ठीक है, तो इसके साथ क्या होता है, इसको यहाँ तक डालेंगे, यहाँ पे यदि हम लाइन डाल दें तो उत्पादन इतना बढ़ेगा। ठीक है, यदि यहाँ से बढ़ाकर ये Q1 कर दिया तो कुल उत्पादन और बढ़ेगा, इसको यहाँ से मिला देंगे या यहाँ देखेंगे तो उत्पादन और बढ़ेगा। ठीक है, यदि श्रम
इससे बढ़कर Q2 हो जाता है, यहाँ टॉप में पहुंच जाता है, ठीक है। तो उत्पादन क्या होगा, इधर मिलाएंगे तो सबसे ज़्यादा उत्पादन होगा। और इससे आगे यदि और बढ़ा जाता है तो ये लाइन क्या होगी, नीचे की ओर आ रही है, जो दर्शा रही है कि उत्पादन घटने लगेगा। ओके, इतना तो पहले आपने काम करना है, क्योंकि इससे पहले मैं बता चुका हूँ कि इस नियम की व्याख्या केवल कुल उत्पादन के रूप में नहीं की जाती है, औसत उत्पादन भी देखा जाता है और सीमांत उत्पादन भी देखा जाता है। अब क्या करना है, यहाँ से आप क्या करेंगे, एक लाइन इस प्रकार से यहाँ तक ड्रॉ करेंगे और उसके बाद जब ये यहाँ से ऊपर तक बढ़ेगी, ठीक है, उसके बाद इसको नीचे लाते हुए और यहाँ से इसको नीचे लाएंगे। ओके, इस पे लिखेंगे MP। ये MP का मीनिंग है सीमांत उत्पादन, अर्थात मार्जिनल प्रोडक्शन। ओके, तो मार्जिनल प्रोडक्शन क्या बताता है कि जब यहाँ से लेकर यहाँ तक श्रम की मात्रा बढ़ाई जाती है Q पॉइंट तक, तो यह बढ़ता है, अर्थात जब तक ये ऊपर बढ़ रहा है, ठीक है, ऊपर की तरफ जा रहा है तो बढ़ता है R बिंदु तक। ओके, उसके बाद यदि क्या होता है, श्रम की मात्रा और बढ़ाई जाती है Q से लेकर Q1, तो उसके बाद यहाँ देखिए ये लाइन नीचे की ओर गिरने लगती है, ठीक है। इसका मीनिंग है कि सीमांत उत्पादन घटने लगता है। और जब लेबर क्या होती है, Q से Q2 और बढ़ाई जाती है, तो सीमांत उत्पादन यहाँ पर शून्य हो जाता है। क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। तो ध्यान में रखना है कि जब सीमांत उत्पादन शून्य हो जाता है, शून्य यहाँ देखना है, यह शून्य शून्य हो जाता है, तो उस समय कुल उत्पादन अधिकतम होता है। यह F लिखा हुआ है, F पॉइंट पे सबसे ज्यादा उत्पादन है। तो जब क्या होता है कि सीमांत उत्पादन शून्य हो जाता है, तो उस समय कुल उत्पादन अधिकतम होता, सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि उसके बाद आप इस लाइन को देखेंगे तो नीचे गिनना शुरू कर देती है, इसका मतलब घटना शुरू हो गया है। ओके, अगला क्या होता है कि जब उत्पादन अधिकतम होता है तो यह शून्य होता है, ठीक है, और जब ये शून्य होता है तो ये अधिकतम होता है। इस रूप में भी पढ़ सकते हैं, ठीक है, कि जब कुल उत्पादन अधिकतम होगा तो सीमांत उत्पादन शून्य, या जब सीमांत उत्पादन शून्य होगा तो कुल उत्पादन अधिकतम। दोनों रूपों में पूछा जा सकता है कि F पॉइंट क्या बतला रहा है, तो F पॉइंट जो बतला रहा है वह मैक्सिमम प्रोडक्शन को बतला रहा है, ठीक है जी। और जो Q2 है, यदि MP की बात कर रहे हैं, तो यह जीरो प्रोडक्शन को बता रहा है, ठीक है, यहाँ तक याद रखना है। आगे पढ़िए, इसके नीचे अर्थात ये रेखा इस प्रकार से पहले ऊपर गई और फिर नीचे की ओर आई और यहाँ तक इसको लाएंगे, ठीक है जी। इसके बाद अगली रेखा आएगी औसत उत्पादन की, ये बढ़ेगी यहाँ पर और इस पॉइंट पर एक दूसरे को काटेंगे, क्योंकि यहाँ से औसत उत्पादन की रेखा आगे निकल जाएगी, ये नीचे नहीं आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये चलेगी। तो इसका अर्थ क्या है कि औसत उत्पादन पहले ही लगातार बढ़ता है, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे घटने लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देना है AP, एवरेज प्रोडक्शन। ओके, ये तीन चीजें तो याद हो जाएंगी। अब इसको पूरे डायग्राम को एक साथ समझना है। ये तो मैंने अलग अलग बताया, कुल उत्पादन की रेखा बताई, फिर सीमांत उत्पादन की रेखा बताई, फिर औसत उत्पादन की रेखा बताई, लेकिन ये तीनों एक साथ चलते हैं, इनका रास्ता जो है अलग अलग नहीं है, ठीक है। ये तीनों एक ही हैं, अर्थात एक ही फैमिली के हैं। अब यहाँ देखिए, नजर डालिए कि सीमांत उत्पादन जब R बिंदु तक बढ़ता है, अर्थात यहाँ से रेखा ऊपर जा रही है, तो यहाँ तक कुल उत्पादन भी बढ़ता है, लगातार बढ़ता है। यदि यहाँ से लेकर यहाँ तक Q तक श्रम की मात्रा को बढ़ाते हैं, इसलिए हमने यहाँ से एक लाइन यहाँ तक खींच दी गई। M जो पॉइंट है इसे कहते हैं मोड़ बिंदु। इस, ठीक है, मोड़ बिंदु तक जिसकी पहले बात आई थी, एक निश्चित बिंदु के बाद उत्पादन घटने लगता है, ठीक है। तो यहाँ तक उत्पादन बढ़ेगा, ठीक है, TP बढ़ेगा और कौन बढ़ेगा, R भी बढ़ेगा, और इधर से हम देखते हैं AP भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ओके, लेकिन जब श्रम की मात्रा Q से Q1 की जाती है, ठीक है, यहाँ तक, तो इस पर नजर डालना है, क्योंकि सीमांत उत्पादन घटने लगता है। ऐसी स्थिति में कुल उत्पादन में भी गिरावट आने लगती है। बढ़ता तो है लेकिन उतनी तेजी से नहीं बढ़ता है कि जितनी तेजी से यहाँ बढ़ता है। इस प्रकार से इसके बारे में लिखना है, ठीक है। तो कुल मिला के यदि श्रम की मात्रा यहाँ तक बढ़ाई जाती है तो सीमांत उत्पादन घटता है, ठीक है जी।
तो उसके बाद क्या होता है कि टोटल उत्पादन धीरे-धीरे बढ़ता है और जो औसत उत्पादन है ये भी इसको देखिए बढ़ते, 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 बढ़ते और यहाँ पर तक, ठीक है, मैक्सिमम हो जाता है और यहाँ से लेकर और यहाँ तक, ठीक है जी, ओ से लेकर Q1 तक उत्पादन की पहली अवस्था है, इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है जी। यहाँ से लेकर और यहाँ तक उत्पादन की पहली अवस्था है, ठीक है, कि जिसमें उत्पादन बढ़ता है। कौन कौन सा उत्पादन? कुल उत्पादन, औसत उत्पादन और सीमांत उत्पादन। अब अगले पर नजर डालनी है। यदि श्रम की मात्रा यहाँ से लेकर यहाँ तक बढ़ाई जाती है, ठीक है, इसके बाद यहाँ से ये दूसरी स्टेज है, ये वाली यहाँ पे मेरा दूसरा लिखा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक पहली, यहाँ से लेकर यहाँ तक दूसरी अवस्था है। दूसरी अवस्था में क्या होता है? यहाँ देखिए मार्जिनल प्रोडक्शन ये नीचे, अर्थात ये रेखा नीचे की ओर आ रही है टी पॉइंट से, ठीक है जी। औसत उत्पादन क्या हो रहा है? ये तो ऊपर है लेकिन ये भी घट ही रहा है, ठीक है। तो ये सेकंड स्टेज है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ओके जी, यहाँ से लेकर और यहाँ तक सेकंड स्टेज है कि जहाँ पर उत्पादन क्या होता है कि घटने लगता है, घटने लगता है। अब तीसरी स्टेज कहाँ पे आती है? इससे आगे यदि लेबर बढ़ाई जाएगी तो तीसरी अवस्था शुरू हो जाएगी उत्पत्ति ह्रास नियम की। कैसे? क्योंकि ये नीचे देखो उत्पादन नीचे गिरने लग गया है और यहाँ पे नजर डालनी है। अब इससे आगे यदि श्रमिक बढ़ाए जाएंगे तो ये शून्य होने के बाद सीमांत उत्पादन की जो रेखा ये नीचे की ओर आ गई है, तो इसे यदि नीचे की ओर देखेंगे तो यहाँ आ जाता माइनस में, तो ये हो जाएगा ऋणात्मक। सीमांत उत्पादन क्या हो जाएगा? निगेटिव में चला जाएगा, ठीक है। और उसके बाद यदि उत्पादन करने के लिए लेबर बढ़ाई जाती है तो कुल उत्पादन क्या होगा? घटने लगेगा। तो इसलिए इससे आगे ये तृतीय अवस्था होगी, ठीक है। तो पहली अवस्था में उत्पादन बढ़ता है, जैसे यहां से लेकर और यहां तक, ओके, ये है पहली अवस्था। ये दूसरी अवस्था, इससे आगे तीसरी अवस्था। तो पहली अवस्था में उत्पत्ति वृद्धि नियम लागू होता है, दूसरी अवस्था में उत्पत्ति समता नियम लागू होता है और तीसरी अवस्था में उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से इस रेखा चित्र को हम बनाएंगे। 1 कर्व, 2 कर्व एंड 3 कर्व हमने आपको बता दिए हैं। अगला और भी इंपॉर्टेंट चीज बता देते हैं कि जो ये रेखा ये वाली, ठीक है, जो ये हमारा एमपी है इसका आकार कैसे होता है? अर्थात सीमांत उत्पादन की जो रेखा है उसका आकार कैसे होता है? तो इसका आकार देखिए यूं जाके नीचे आ रहा है, तो उल्टा यू आकार का होता है। इस प्रकार से अंग्रेजी का जो अक्षर है उल्टे में तो ऊपर की ओर होगा, लेकिन ये क्या कर रहा है? ये उल्टा यू आकार का हो जाएगा। सेम ऐसे ये एपीबी होता है, ये भी उल्टा यू आकार का हो जाता है। बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो ये वाला और ये वाला दो जो वक्र हैं उत्पादन के, ठीक है, परिवर्तनशील अनुपातों के नियम में, तो इनका जो आकार होगा वह उल्टे यू आकार का होगा, ठीक है, उत्पादन में। और लागत में क्या होगा? सुलटे यू के जैसे हो जाता है। लेकिन इसको ध्यान में रखिए कि जो मार्जिनल प्रोडक्शन की रेखा है या एवरेज प्रोडक्शन की रेखा है, इसका आकार कैसा होता है? तो इसका आकार उल्टे यू आकार का होता है, ओके। तो कुछ किताबों में इस प्रकार का रेखा चित्र बना रखा है। पॉइंट लिखे हमारे ई पॉइंट, ठीक है, ये टी पॉइंट लिख देना यहाँ तक, ठीक है। एफ अधिकतम है, ठीक है, टी यहाँ पे लिख दिया, ये टी पॉइंट, क्योंकि एक दूसरे को यहाँ पर काटने का काम कर रहे हैं, ये अलग बतलाने का काम कर रहे हैं, इसलिए इस यहाँ पे रेखा खींच दी। एक रेखा आप भी खींच देना है, यहाँ से खींच देना, ठीक है जी। तो कुछ किताबों में इस प्रकार का रेखा चित्र है, ओके। तो कुछ किताबों में ये वाला है, ठीक है, दोनों बना रखे हैं कि जिससे कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। यहाँ पे देखिए जो ऊपर बताया जा रहा है सेम वही बताया जा रहा है, लेकिन अंतर क्या है? कुछ अंतर नहीं है, इसमें केवल कुल उत्पादन को अलग दिखाया जा रहा है। इसलिए पहला वाला ये हमारा एक्स अक्ष और वाई अक्ष, इस पर टीपी लिखना है, ठीक है। रेखा सेम पहले वाले की तरह इस प्रकार से बनेगी। यहाँ पे एम पॉइंट, यहाँ पे ई पॉइंट, यहाँ पर एफ पॉइंट, लाइन खींचे नीचे की तरफ इस प्रकार से, इस प्रकार से, ठीक है। ये है मोड़ का बिंदु है जो हमने यहाँ पे दिखा रखा है। यहाँ तक उत्पादन तेजी से बढ़ता है, कौन सा उत्पादन? टीपी। उसके बाद उत्पादन धीरे धीरे बढ़ता है, ठीक है, उसके बाद और कम गति से यहाँ तक बढ़ता है और उसके बाद यदि यहाँ पर क्या करते हैं, परिवर्तनशील साधन लेबर को बढ़ाया जाता है तो उत्पादन घटने लगता है। ये रेखा डाउन आ रही है नीचे की तरफ, तो जब भी कर्व नीचे को आता है इसका मतलब कुछ ना कुछ घट रहा है। तो यहाँ पे क्या घट रहा है? यहाँ पे तो उत्पादन घट रहा है, तो टीपी घटने लगता है,
ठीक है जी। अब दो, ये वाला और ये वाला, अर्थात इसी के नीचे एक और क्या करना है, रेखा चित्र बनाना है। सेम वही लाइन नीचे की तरफ ड्रॉ कीजिए, ड्रॉ कीजिए, ड्रॉ कीजिए, ठीक है। Q1 Q2, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक M पॉइंट तक आप मार्जिनल प्रोडक्शन की रेखा को बढ़ाइए, ठीक है जी। क्योंकि मार्जिनल प्रोडक्शन पहले बढ़ता है, इसीलिए ये भी बढ़ता है। उसके बाद यहाँ M पॉइंट से नीचे की तरफ और यहाँ तक लाइए, इसके यहाँ पर ये शून्य हो जाएगा और फिर ये नीचे जाके ऋणात्मक हो जाएगा, ठीक है, जिसको मैं पहले बता चुका हूँ। इसी प्रकार से औसत उत्पादन की रेखा यहाँ से जाएगी R पॉइंट तक, फिर क्या करेगी, आगे निकल जाएगी और ये औसत उत्पादन की रेखा होगी, ठीक है। तो इस प्रकार से जो यहाँ पे बताया गया है सेम यहाँ पर भी समझाया गया है। अंतर इतना है कि एक रेखा चित्र में तीनों, और इसमें टोटल प्रोडक्शन अलग दिखाया जा रहा है और AP और MP अलग दिखाया जा रहा है। तो इन दोनों रेखा चित्रों पे आप काम कर सकते हैं। इनको बनाने की आप प्रैक्टिस कीजिए। यदि आप प्रैक्टिस करेंगे तो निश्चित है कि बहुत जल्दी आप रेखा चित्र को कवर कर सकते हैं।